गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th के लिए वर्क पर एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। वर्क पर एनर्जी की सेकंड क्लास है। आज हम टाइप ऑफ फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्क पर एनर्जी में हमने लास्ट क्लास में जो वर्क है उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा, मैथमेटिकली वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, और एनर्जी के बारे में देखा था हमने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो थी वो हमने स्टडी की थी। तो अब बीच में हम एक छोटा सा टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ फोर्सेस। ये जो टाइप ऑफ फोर्सेस है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अभी देखते हैं। एक है इसके अंदर, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, एक टाइप है कंजर्वेटिव फोर्सेस। और एक है इसमें, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो फोर्सेस जिनके लिए जो वर्क डन है in a closed path, it is always zero, they are called as conservative forces. तो लिखते हैं इसमें, those forces for which work done by force on a body in moving in a closed path is always zero, are termed as conservative forces. ठीक है, now इस केस में those forces for which work done by the force, for which work done by the force in moving a body in closed path is not zero, are termed as नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब मेन बात यह है कि ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जिनमें ऐसा एग्जांपल इनके क्या क्या हैं। तो वो फोर्सेस जिसमें वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। ऐसे लिखते हैं, इन मूविंग अ बॉडी इन क्लोज पाथ, ये लिख लीजिए, इन मूविंग बॉडी। ठीक है, बॉडी को क्लोज पाथ में मूव करवाना है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस depends upon initial and final points, states या points। ठीक है,
and does not depend upon path. जिस पाथ से लेके जा रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे मैटर करता है। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन path through which body is taken. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, थर्ड, विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है कि अगर एक बॉडी को आप एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं जब, तो ग्रेविटी जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट इस पर बेस्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पाथ के थ्रू गए हैं। वेयरएज फ्रिक्शन जो है उसमें पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, वो उसको फर्क पड़ता है आप किस पाथ के थ्रू जा रहे हो, उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब नहीं है। तो टाइप ऑफ फोर्सेस में दो टाइप है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनमें वर्क डन जो है बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। जिधर से स्टार्ट किया अगर आप उधर वापस पहुंच गए किसी भी पाथ के थ्रू, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। वेयरएज इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचते हैं किसी भी पाथ के थ्रू, वर्क डन इज नॉट जीरो, वर्क डन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क आएगा। तो ऐसी फोर्सेस कौन सी हैं, जैसे विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आती है, वेयरएज कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटी आती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, अब हम पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एसोसिएटेड होती है, इसलिए हमें कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस करना पड़ता है पहले। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी it is the energy possessed by a body by virtue of its position और ओरिएंटेशन। बॉडी किस तरीके से पड़ी है और क्या पोजीशन में क्या ओरिएंटेशन है, पोटेंशियल एनर्जी उस पे बेस्ड है। रिमेंबर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। जहां जिस सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स होगी उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। Relation between potential energy and conservative force. तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में हम क्या रिलेशन देख सकते हैं, एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनके अंदर एक रिलेशन है, वो देखते हैं हम क्या है। जो Fc है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स।
एफ सी विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपके पास एफ सी की वैल्यू आ रही है इस तरीके से कि एफ सी जो है दैट इज माइनस डी बाई डी आर, दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ। एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। अभी हम एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर से इसको यूज करते हैं, ये एक रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा अब इसको यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, आई विल बी राइटिंग एफ सी डी आर इक्वल टू माइनस डी यू। तो ये देखिए आप, ये स्टेप से आ जाएगा एफ सी डी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी यू। तो जो एफ सी डी आर है, this thing this is known as work done by conservative force। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और जो ये है इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी therefore ये आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक ये है और एक ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है दैट work done by conservative force is equal to decrease in potential energy of system। potential energy of system basically जो ये है टर्म डेल्टा यू, ये है डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं नेगेटिव लगा दूं इसके सामने तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, इस टाइप से हम इसको और लिख सकते हैं। जिसमें ये आप ये बता सकते हो कि अगर इफ वर्क डन by conservative force is greater than 0, then delta U is negative. अगर work done by conservative force is less than 0, then delta U is positive. और if work done by conservative force is equal to 0, then delta U is equal to 0। ठीक है ना, तीनों का सिस्टम ऐसे चल रहा है। चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। और ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग GPE भी बोलते हैं। सो इन GPE देयर इज ऑलवेज अ डेटम लाइन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देयर इज ऑलवेज a reference line or reference line at which gravitational potential energy is zero। ठीक है, एक डेटम लाइन है जहां पे रेफरेंस लाइन है जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। above it, above reference line, GPE is greater than zero। below reference line, GPE is negative। ठीक है, इसको आप ऐसे इसके लिए भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। नाउ इफ अ ब्लॉक इज टेकन upwards by h, gravitational potential energy is mgh which is greater than zero। और अगर किसी को इससे नीचे लेके चले जाएं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mgh which is नेगेटिव। इधर जीरो है, बाकी दोनों में साइन के साथ आएगी, विद साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, आइए अब इस पे एक बार हम ये दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन। डेटम लाइन ये लाइन जो है जो भी पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो का है वो ग्राउंड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और आप फर्स्ट फ्लोर का जो बेस है उसको डेटम लाइन मान लेते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो जब एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उस समय प्रॉब्लम में एक बार जब आपने जो रेफरेंस सेट कर दिया वो चेंज नहीं कर सकते आप बार बार, है ना, वो फिक्स हो जाता है फिर। हालांकि दो डिफरेंट लोग डिफरेंट रेफरेंस लाइन सेट कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। block of mass 2 kg is taken upwards from ground up to height 3 meter, taking ground as datum line। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है ग्राउंड को डेटम लाइन लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसमें आपको जी जो यूज करना है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है कि आप अगर एक ब्लॉक जो है उसको अगर आप 2 kg का ब्लॉक है एंड इफ यू आर टेकिंग इट एट सम हाइट विच इज 3 मीटर, तो ग्राउंड को अगर आप डेटम लाइन ले रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक हमें ग्राउंड के रेफरेंस से हमें पता करनी है। तो वो किस तरह से हम ले सकते हैं आप देखते हैं। तो कैसे आप उसको ग्राउंड के रेफरेंस से लेंगे, उसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार।
यहाँ पर अगर ब्लॉक है m, ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आया है h हाइट पे, तो नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू h हाइट 3, दिस इज 60 जूल्स। और नेक्स्ट क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव हो गया वर्क डन, माइनस mgh 2 इंटू 10 इंटू 3, दिस इज माइनस 60 जूल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी। दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसमें स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है, बेसिकली इट इज एन इलास्टिक बॉडी। Spring has force constant. Spring constant or force constant, also known as force constant. Very important thing, that product of spring constant with length of spring is always constant. Is constant, that is K into L is constant. ठीक है, then comes restoring force. एक स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग तो आई थिंक सबको पता ही होगा, ऐसे दिस इज स्प्रिंग, this is an elastic body, it has spring constant K, which is also known as force constant. So product of spring constant with length of spring is always a constant. So what is restoring force? So it is the force that acts on the block whenever block gets displaced from its relaxed position. So हमेशा ये towards the mean position act करती है. It is the force that acts on block towards mean position by spring. ये spring की वजह से लगती है. Whenever block is displaced from mean position. जो restoring force है Fs, this force is always proportional to x. This is equal to minus kx. K is spring constant. K नेगेटिव का मतलब है restoring nature. नेगेटिव साइन represents restoring nature. इसकी केस देखते हैं हम एक बार, क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं इसके. क्लियर, आगे बढ़े इसमें. ये देखिए फर्स्ट केस,
This is relaxed state. Compressed state. Elongated state. 3 स्टेट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब इनमें बिकॉज जो स्प्रिंग की फोर्स है वो भी एक्ट करेगी, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट करेगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। दिस इज Fs, restoring force. This is minus Kx. यहाँ पे भी इधर एक्ट करेगी। This is F restoring spring force minus Kx. This is restoring force. Restoring force. This is restoring force. यहाँ restoring force is 0 because spring is in relaxed state. ठीक है, तो compressed state हो या elongated state हो, restoring force is always Kx. Negative sign का मतलब है towards mean position. तो आप यहाँ लिख सकते हैं नेगेटिव साइन मीन्स restoring nature. Negative sign means restoring nature. ठीक है, नेगेटिव साइन मीन्स रिस्टोरिंग नेचर। तो क्लियर हो गया रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह से है और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। In this case we write small work done is equal to spring dx. Fdx होता है ना फोर्स, Fs dx using Fs is equal to minus kx. Therefore dw is equal to minus kx dx. Integrate work done integral dw minus kx dx. तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 0 से x। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस k x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस k x स्क्वायर बाय 2। यूजिंग ग्राफ्स, अच्छा उससे पहले ये क्लियर है वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो ये है। तो अगर हम डेल्टा यू पता करें यहाँ पर, व्हाट इज डेल्टा यू? दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमने पीछे किया था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। सो दिस इज डेल्टा यू is half k x square
तो आप इधर से एक चीज और देख सकते हैं कि इस केस में डेल्टा यू इज 0, इस केस में डेल्टा यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर, इस केस में भी डेल्टा यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डालना है, ये जब कंप्रेस्ड होगा तब भी एनर्जी, एलोंगेट होगा तब भी एनर्जी होगी उसमें, ठीक है। चाहे हम बॉडी को कंप्रेस करें या एलोंगेट करें, दोनों केसेस में ही उसके पास एनर्जी तो आएगी। यूजिंग ग्राफ अब देखते हैं। as fs mod is equal to kx, अगर हम ये है fs mod वर्सेस x, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। तो आप देखेंगे इसके अंदर दिस इज x, तो ये वैल्यू आ जाती है kx, ठीक है। ये एरिया आप यूज करेंगे। सो विल राइट एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। इसके अंदर x जो है दैट इज, ये क्या टर्म है, x क्या है इसमें, x इज कंप्रेशन और एलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। So we'll write energy stored in spring is equal to area under force versus x graph. This is half into base into height kx. This is kx square by 2, ठीक है। This is energy stored in spring. चेक कर लीजिए बेटा, ये बेसिकली इन सबकी डेरिवेशन है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन हमने ऐसे स्टार्ट किया, dw इक्वल टू f dx, f इज स्प्रिंग फोर्स, वो माइनस kx लिखते हैं हम, माइनस kx लिखा, उसका इंटीग्रेट कर दिया तो वर्क डन का इंटीग्रेशन आ गया, माइनस kx dx 0 to x, दिस इज माइनस kx स्क्वायर बाय 2, डेल्टा u ये आ गया नेगेटिव में, डेल्टा u इज हाफ kx स्क्वायर, तो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये हम कंप्रेशन या एलोंगेशन इन स्प्रिंग से भी इसको देख सकते हैं जब हम ग्राफ्स पे देखेंगे। यूजिंग ग्राफ fs विल बी इक्वल टू kx, ग्राफ का ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग विल बी दिस टाइप, हाफ इनटू बेस x इनटू हाइट kx स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। The length of steel wire increases by 0.5 meter when it is loaded a weight of 5 kg. Calculate force constant of wire
and work done in stretching the wire. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें यूजिंग F is equal to kx मॉड में, therefore ये वैल्यू आ जाएगी 5g, इसमें आप g को यूज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5g is equal to kx 0.5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 into 10 0.5 और 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। अच्छा x कितना है 0.5 मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सो विल राइट दिस एज 0.5 x क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है पहले। Fs is equal to 5g, this is 5 into 10 Newton, x is equal to 0.5 centimeter, this is 0.5 by 100 meter, therefore k की वैल्यू आ जाएगी f by x 50 upon 0.5 into 100, this is 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हम वर्क डन देखते हैं, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग work done in stretching wire, this is equal to half kx square 1 by 2 into k into x, this is 0.5 by 100 का स्क्वायर, इतने जूल्स। आप चेक कर लीजिए 10 की पावर 4 by 2 0.25, 10 की पावर 4 जूल्स, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू थी 0.5 by 100, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है 0.25 by 2 0.125 जूल्स, प्लीज चेक, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का भी हो गया, काइनेटिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, ई से इसको हम डिनोट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, और इट इज डिफाइंड एज सम टोटल of kinetic energy and potential energy possessed. by a body, ठीक है। therefore E की वैल्यू आ जाती है K प्लस U, यहाँ पे हम K की वैल्यू लिखते हैं अगर, that is E minus U, as K is always greater than or equal to 0, it implies E minus U is always greater than equal to 0, इसका मतलब E is greater than or equal to U. Also one more important thing, that kinetic energy जो है that is always positive, whereas potential energy and
mechanical energy can be positive or negative, can be negative also. मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम टोटल जो है उसको बोलते हैं। पोटेंशियल और मैकेनिकल नेगेटिव भी हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज टॉपिक है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। According to this, work done by all forces is equal to change in kinetic energy of body। जो भी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, work done by all the forces will be equal to work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of body। therefore इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। work done by all forces is equal to integral f dx as f is equal to ma। therefore work done by all forces, net बोलते हैं उसको, net work done will be equal to ma dx as a acceleration will be written as v dv by dx। so work done net is integral m v dv by dx dx। so this is work done by net is equal to m इधर आ गया, this is v dv। ठीक है, तो ये जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा u से v तक। तो ये वैल्यू इंटीग्रेट कर देते हैं हम, m v स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू आएगी u से v तक। so this is work done, net work done या work done by all forces is equal to m by 2 v square minus u square। so this is half m v square minus half m u square। so work done net is equal to kinetic energy finally minus kinetic energy initially, this is delta k। so work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, this is change is always written as final minus initial। देख लीजिए बेटा इसको, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of system। अब इसके अंदर जो वर्क है, जो बेसिकली नेट जो वर्क किसकी वजह से है, फोर्सेस कौन कौन सी हैं? तो फोर्सेस जो हैं वो दो हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ हम ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के। याद चेक कर लीजिए इसको।
assuming there are conservative and non-conservative forces acting. Therefore, work done net is equal to work done by conservative force plus work done by non-conservative force. Therefore, ये आप अंडरस्टैंड करेंगे, वर्क डन बाय, ये वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब एक्सटेंड होती है यहाँ से, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ये आ जाता है। आगे अब इसमें नेक्स्ट आगे हम प्रूव करते हैं, ये तो आई आप हमारे पास यहाँ तक। प्रूव दैट mechanical energy of a system is conserved in absence of non-conservative force। अगर सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से work done by conservative force, work done by non-conservative force is delta K, as work done by conservative force is equal to minus delta U। ये हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। Therefore, minus delta U plus work done by non-conservative force is equal to delta K। So work done by non-conservative force will be equal to delta K plus delta U। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये तो पता ही है E की वैल्यू क्या होती है, K प्लस U, तो if work done by non-conservative force is 0, if non-conservative force is absent, अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वर्क डन विल बी 0। देयरफॉर ये वैल्यू आ जाती है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। देयरफॉर इसको अब हम आगे लिखेंगे, डेल्टा के को कैसे लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, डेल्टा यू को लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दिस इज के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये टोटल बन जाता है ई फाइनल, ये बन जाता है ई इनिशियल, बोलते हैं डेल्टा ई। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू is this, therefore therefore 0 is equal to delta E। so ये आ गया E final minus E initial, तो E initial is equal to E final, which shows that therefore total mechanical energy of system is conserved, total mechanical energy of system is conserved when non-conservative force is absent।
ठीक है ना, चेक कर लीजिए आप इसको। तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अब इसको यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हम प्रॉब्लम्स में इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करके हम प्रॉब्लम बना सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको बेटा। ओके, इसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी से पहले स्टार्ट किया था। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? दिस इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body represented by E. It is written as K plus U. So K will be written as E minus U. यहाँ से हमें एक क्रिटिकल चीज मिलती है कि K because it is always positive, so E minus U is always greater than equal to 0. E is always greater than equal to 0, but E and U can be negative also. K cannot be negative. Kinetic energy कभी माइनस हो नहीं सकती, but potential energy और total energy माइनस हो सकती है। So then comes work energy theorem. It says that work done by all the forces will be equal to change in kinetic energy of system. तो हमने ऐसे लिखा वर्क डन को इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एफ को लिखा एम ए को हम ये लिखते हैं, ये हमने पहले बात पढ़ा हुआ है, वी डी वी बाई डी एक्स। सो वी राइट हेयर एम वी डी वी बाई डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हुआ, एम वी डी वी। सो वी डी वी इज का इंटीग्रेशन अब करना है यू टू वी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ताकि टोटल वर्क डन मिल जाए। सो दिस इज वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाय 2, बिकॉज एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यू टू वी, पहले वी डालेंगे फिर माइनस यू डाल देंगे, फिर सेपरेट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव प्रूव्ड दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब कौन कौन सी फोर्सेस थी? फोर्सेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, कंजर्वेटिव थी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थी। तो हमने उन दोनों फोर्सेस को लिख दिया कि सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको यूज करके हमें प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से इसको रीराइट करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल्टा यू करते हैं, जैसा हमने पहले लिखा था। सो माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो ये आ जाता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 0 है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। फिर हमने डेल्टा के लिखा, डेल्टा यू लिखा, ऐड किया, उसको अरेंज करके फाइनल वाली टर्म्स इकट्ठी की, इनिशियल वाली टर्म्स इकट्ठी की। फाइनल माइनस इनिशियल इज रिटन एज डेल्टा। तो ये आ गया यहाँ से हमारे पास कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। So from this we now know that total mechanical energy of the system is conserved when non-conservative force is absent. ठीक है, तो बेटा बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे अभी, बिकॉज इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक अब ये सारी चीजें जो हैं अच्छे से ग्रिप कर लीजिए इनको, ठीक है। टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।